तो चार्टर्ड फ्लाइट से गए थे ना। वो चार्टर्ड फ्लाइट वहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं भेजे थे, ये थोड़ा किए थे। हाँ, मुख्यमंत्री आखिर चार्टर्ड फ्लाइट काहे भेजलन? उनके यहाँ शादी ब्याह बकाए घरी कोनो कुछ न कुछ बात तो है ना जी। उतना चॉकलेट वाला इनके पास कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे कांग्रेस को, लड़ाएंगे क्या? मेरी जानकारी के अनुसार मदन मोहन झा से कोई वादा लालू प्रसाद यादव ने नहीं किया है। ये मदन मोहन झा अपने से बोल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, उपचुनाव जैसी स्थिति बन जाएगी एमएलसी चुनाव में भी? हो सकता है। इनके पास घोड़ा कहाँ है? क्लियर है कि बीजेपी इनको तवज्जो नहीं दे रही है भाई। ये 51 पर लड़स चाहे 403 पर लड़स। स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस्तीफा दिए, उस इस्तीफा से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है ना। केशव प्रसाद मौर्य अब कई साल के नेता हैं वो? स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने वो कुछ हइयो हैं क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य नेता है वहां का, ओबीसी का बहुत बड़ा। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और कन्हैया भिलारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। इस कड़कड़ाते ठंड में भी बिहार के सियासत में जो है वो गर्मी दिख रही है। एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक ही हैदराबाद के लिए रवाना हो गए कल। फिर वापस भी हुए, लेकिन पटना एयरपोर्ट से ही दिल्ली भी चले गए। तो आखिर क्या था मामला, जानते हैं सर से। क्या मामला था सर? तो चार्टर्ड फ्लाइट से गए थे ना। वो चार्टर्ड फ्लाइट वहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं भेजे थे, ये थोड़ा किए थे। हाँ, वहाँ पे जाकर वहाँ तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी, वीडियो भी काफ़ी देखी जा रही है। तो क्या कुछ राजनीतिक खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी पक रही है तो खिचड़ी पक जाई तो खिचड़ी के बाद न खिचड़ी के बतावल जाए। या भैया बता दिए इतना मान ला कि बहुत कुछ जानने के बाद भी हम लोग नहीं ना बताते हैं, लेकिन कुछ न कुछ हो रहा है। हाँ, ये जानने आपको कुछ अनुमान भी बता? मुख्यमंत्री आखिर चार्टर्ड फ्लाइट काहे भेजलन? उनके यहाँ शादी ब्याह बकाए घरी कोनो कुछ न कुछ बात तो है ना जी। तो आज भर तनी ठंडाए दब देखे दब समझे कि क्या है, लेकिन तब है कि वो बेचारे फ्लाइट भेजे, चार्टर्ड फ्लाइट। बहुत लोग नहीं करें, मतलब कि इतना पैसा लगा के नहीं, वो भेजे थे सीएम। हाँ, तेलंगाना के सीएम भेजे थे। उसके बाद तेलंगाना के सीएम तो गए, अपना आए, बातचीत हुई। तेजस्वी यादव ने अपने 9 सीटों पर प्रत्याशियों की जो है घोषणा कर दी है, प्रत्याशियों का चयन कर दिया है। उनमें से कई सीटें जो है कांग्रेस की भी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अब तक ये क्लियर नहीं किया गया है किन किन सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है। बस मदन मोहन झा का कहना है सर कि जो लालू प्रसाद यादव से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने हमें 6 से 7 सीटें देने की बात कही थी, लेकिन यहाँ जो है आरजेडी इस वादे से मुकर रही है, हमें सिर्फ 4 सीटें दे रही है। मेरी जानकारी के अनुसार मदन मोहन झा से कोई वादा लालू प्रसाद यादव ने नहीं किया है। ये मदन मोहन झा अपने से बोल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, उपचुनाव जैसी स्थिति बन जाएगी एमएलसी चुनाव में भी? हो सकता है। इनके पास घोड़ा कहाँ है? एक ठो तो इनका पिछले बार ये लड़े थे 6 या 7 सीट पर, जो भी हो। अब कितना पर लड़े थे, मैं तो इनके प्रवक्ता से पूछा। प्रवक्ता ही ना होते हैं जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने पूछा कि आपको कौन कौन सीट पर आप क्लेम कर रहे हैं। कहते ये हमारा पता नहीं है। कौन घोड़ा है भाई? लालू प्रसाद हाँ, मैंने हाथना सीट पर लड़ेंगे आधा दर्जन, कॉमन कॉमन सीट ये भी ये तय नहीं किए हैं। एक पिछले बार एक ये जीते थे, इनका राजेश राम जीता था पश्चिम चंपारण में, जीते थे राजेश राम। सॉरी, जीता था, मैंने बोल दिया, सम्मान। वो भी भाग गए जेडीयू में, घोड़ा भाग गए जेडीयू में। तो इनके पास है कौन? जैसे विधान सभा का जो उपचुनाव हुआ तो यही न हो कि आपके पास घोड़ा कौन है? कौन था घोड़ा भाई? मजबूत, इसमें तो मजबूत आदमी चाहिए ना, जिसे जेकर पैकेट जैकेट खूब फटोलाना चाहिए कि फुर्द नहीं फाट गई, मलमल के पहनले बड़ा। चॉकलेट का बटैया होता है ना जी, वो चॉकलेट धरे भर समझे कि जो पैकेट जैकेट बरियार चहला है कौन? यही सवाल
जो है आरजेडी की तरफ से भी बार बार किया जा रहा है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि जो यहाँ हम सीट बंटवारे से ज़्यादा फोकस हम उन प्रत्याशियों पे कर रहे हैं जो जीतने वाले हैं। बिल्कुल, जिनमें विनेबिलिटी हो। वही तो लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं, तेजस्वी भी कह रहे हैं कि ठीक है, आप बताइए किसको आप लड़ाइएगा। तो नमूने निकल, ना नाम बता रहे हैं ना सीट बता रहे हैं, तो क्या करें, बैठे रहे हैं। यह बात सही है कि लालू प्रसाद यादव ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जाइए फील्ड में, जाइए, यहाँ कहाँ दिख रहे हैं। फील्ड में अपना सब लोग अपना कर रहे हैं, लगभग सब फाइनल हो गया है, कहीं कोई बचा नहीं है और सब लोग लग गए हैं। और जनता दल यू या एनडीए की बात करो तो नहीं, मैं एनडीए की बात करने से पहले ये भी जानना चाहती हूँ कि जो अगर यहाँ पे भी बात नहीं बनती है, दोनों में सहमति नहीं बनती है दोनों पार्टी के बीच में, तो क्या उपचुनाव की तरह ही जो है दोनों अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे फील्ड में? और अगर ऐसा होता है तो उपचुनाव में जो इसका असर अच्छा नहीं हुआ था सर। अरे भाई ये बिल्कुल अलग है, इनका आदमी है ना मिलियन लड़े वाला, उतना चॉकलेट वाला इनके पास कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे कांग्रेस को, लड़ाएंगे क्या? फोकटिया में ना होके कि कोई आके समझ कि लड़ जाई। और 2015 में जो ये सीट जीते भी थे, तो इनका क्या उस समय राजद, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ, याद है ना, जनता दल भी महागठबंधन में थी, तब वो जीत गए थे। बात करते हैं एनडीए की। एनडीए में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे, एनडीए में भी अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है सीट बंटवारे को लेकर, वहाँ भी जो है मामला फंसता हुआ ही दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जो उन्हें जो है जेडीयू को बराबरी के फॉर्मूले पर जेडीयू चलेगी पिछली बार की तरह। लेकिन यह जेडीयू के बयानों को जो है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो है वो नोटिस नहीं करते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जो है वो कहते हैं कि हम उनके बयानों का हम जवाब देना नहीं चाहेंगे, जो नेतृत्व है हम उनके सवालों का, उनके बयानों पर हम कुछ भी कहेंगे। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा का कद क्या है एनडीए में? नहीं, सवाल तुम्हारा पहले यह है कि पिछले बार की तरह क्या, पिछली बार तो जनता दल यू और भाजपा एक साथ थे ही नहीं। विधानसभा चुनाव और चुनाव को लेकर जिस तरह से बराबरी की बातें कर रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एमएलसी चुनाव भी उसी फॉर्मूले पे होगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि उसी फॉर्मूले पर होगा। तो विधानसभा में तो उपेंद्र कुशवाहा थे नहीं, ये तो थर्ड फ्रंट बनाए थे, और वैसी कौन कौन लोग थे ना जी उसमें, तारकिशोर प्रसाद या संजय जायसवाल या और किसका तुमने नाम लिया, तो वो क्या कह रहे हैं, जो अधिकृत लोग हैं इस पर बात करने के लिए, उनके वो जो बयान देते हैं उसका हम जवाब देंगे। तो उनका भी कहना ठीक है, तो अधिकृत रूप से ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष है ना, संगठन में या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहें ललन सिंह या उमेश कुशवाहा, वो जो कह रहे हैं तब हम लोग जवाब देंगे। वैसे उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है भाई कि 50-50 हम लोग बांट लें, और उनको जो देना है वीआईपी को देना है तो दे, हम लोग वही ना हुआ था, इन्होंने अपने से निकाल करके इनको दे दिया था, मांझी जी को, और उनको दे रहे थे। पिछली बार बीजेपी जीती थी, ये लोग सब साथ थे, मतलब जेडीयू, राजद और कांग्रेस, फिर भी 13 सीट बीजेपी जीत गई थी, जान लीजिए, और 11 ये लोग जीते थे। और जेडीयू में बाद में 5 भाग करके इधर आ गया, राजद वाले लोग आ गए, माने जेडीयू में भाग करके चले गए 5, उसमें से एक एमएलए हो गए। और मुझे जो लगता है कि कुछ सीटें जो है चाहती है जेडीयू उन लोगों को एडजस्ट करना, तो अब बीजेपी छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी ये देखना है कि बीजेपी अपनी सिटिंग सीट छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि आप छपरा छोड़ दीजिए, अब
कि सलीम परवेज को उसी शर्त पे ये लोग लाए हैं राजद से कि हम सलीम परवेज वहाँ से जीते भी थे, छपरा से। तो अब वो देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, इट इज टू बी सीन, ये देखने वाली बात होगी। फिर ये मधुबनी भी मांग रहे हैं, क्योंकि मधुबनी में भी इनका सीटिंग है। तो अब देखो क्या होता है। मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार के साथ हमारे पास जो जानकारी है कि नीतीश कुमार चूंकि अभी कोरोना से ग्रसित हैं वो, तो ठीक होते ही 14 को शायद 13-14 को मीटिंग होगी कि कौन कौन सीट पर हम लोग लड़ेंगे। मुझे जो लगता है कि ये तय होगा कि आपका ये सीट होगा, आपका ये सीट होगा, क्योंकि 24 सीट पर हो रहा है ना, तो उस पर बांट लेंगे लोग। और मुझे नहीं लगता है कि वीआईपी और इनको एको सीट लोग देंगे, क्योंकि हो सकता है दे दें, लेकिन हमसे अगर पूछोगी तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कोई सीट मिलने वाला है 24 में। वो दोनों आपस में बांट लेंगे। और लेकिन अब चूंकि तुरंत फैसला लेकर के और जो जिनको लड़ाएंगे उनका नाम अनाउंसमेंट करना है ना, अनाउंस करना है, इसलिए कि समय नज़दीक आते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 14-15 तक वो बैठ करके लोग तय कर लेंगे। तो लगता है कि खरमास की वजह से भी जो है मामला जो है वो अभी रुका हुआ है। अरे खरमास टरमास से हमें काले निवेद देव का भाई, नीतीश कुमार बीमार हो गए ना, किससे बात करेंगे? असली तो वही ना है जी, बाकी सब दिखाओ फेंकाओ का असली नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के साथ में जो बैठक करेंगे तो यही है, मुझे लगता है। चलो, तो बिहार की एक खबर को हम ये समाप्त करते हैं सर, और बढ़ते हैं यूपी चुनाव से जुड़ी खबर की ओर। यूपी से जो बड़ी खबर है, कई बड़ी खबरें हैं। कल जो है कई गतिविधियां देखी गई हैं राजनीतिक गलियारों में। खास करके केसी त्यागी की हम बात करें, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के प्रभारी केसी त्यागी ने बीजेपी को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि समय बहुत कम है और अभी तक जो है बीजेपी इस पर कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। तो 2 से 3 दिनों के अंदर अगर बीजेपी कोई जवाब नहीं देती है, समझौता नहीं करती है, तो हम अपने दम पर यूपी में चुनाव लड़ेंगे। और 51 सीटों पर उनकी तैयारी भी चल रही है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बीजेपी पहले अपना घर के झगड़ा सलटाओ, या तो अपने आग लग गिल बा। बीजेपी तो में तो भाई कितना डेवलपमेंट हो गया है ना जी। भाग रहे हैं लोग, मंत्री छोड़ रहा है। तो मैंने देखो क्लियर है कि बीजेपी इनको तवज्जो नहीं दे रही है भाई। ये 51 पर लड़स चाहे 403 पर लड़स, कोई रोका थोड़ा है इनको लड़ने के लिए। अभी तो वही जो है उसका देख रहा है कि वो लव कुश समीकरण गबड़ा रहा है ना जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं इस्तीफा दे दिए कल 11 बजे दिन में। उनके साथ 4-3 मंत्री विधायक भी दे दिया, और कोगो लाइन में है। अब बीजेपी को लोग किसको टिकट, भाई 58 कम से कम फर्स्ट फेज वाला तो इनको अनाउंसमेंट करना है ना, सेकंड फेज वाला जल्दी से जल्दी 10-14 2 दिन करेंगे ना। तो उस पर बैठक भी शायद कल चल रही, कल चल रही थी बैठक, अतड़िए में घटना हो गई। तो मुझे लगता है कि सबसे अब उसको बड़ी सल्टे, अब उस स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस्तीफा दिए, उस इस्तीफा से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है ना। तगड़ा झटका लगा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर भी दी। वहाँ के जो राज्यपाल आनंदीबेन को जो उन्होंने इस्तीफा दिया उसका एक कॉपी भी उन्होंने शेयर की है। लेकिन फिर केशव मौर्य जो हैं बीजेपी के जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने वो ट्वीट कर उन्हें मनाने की कोशिश की कि हम मिल बैठकर बातचीत करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बैठकर हम मामले को इस पर हम बातचीत कर सकते हैं। तो उसके बाद से जो है ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उनके तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है कि वो सपा के साथ चले गए हैं। जबकि अखिलेश यादव ने तो ट्वीट कर जो उनका स्वागत भी किया है, उनके नेताओं, उनके समर्थकों का, उनके विधायकों को, उनके साथ आए विधायकों का उन्होंने स्वागत भी किया है। तो इस वजह से खबर भी ये चर्चा में थी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य और कई विधायक जो निकले हैं बीजेपी से वो सपा में शामिल हो गए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि वो सपा में शामिल हो गए।
नहीं लगभग साहब लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मामले को जो है निपटा लिए, जो भी परेशानियां थी उसको दूर कर पाए। केशव प्रसाद मौर्य अब कई साल के नेता हैं वो? स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने वो कुछ हइयो हैं क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य नेता है वहां का, ओबीसी का बहुत बड़ा, जिस समाज से ये आते हैं उसका वोट लगभग 5-6% है। और केशव प्रसाद मौर्य बच्चा हैं, तुमको पता है स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो 96 से लगातार पडरौना से चुनाव जीत रहे हैं। एक बढ़ा रहे हैं का? एक चुनाव नहीं, ऐसा कम नेता है जो लगातार कोई 5-6 बार जीत जाता है ना, बहुत मजबूत नेता है। और भाजपा परेशान इसलिए वो अब कहीं नहीं जाने, वो चूंकि सूंघ लिया, देखो भागता है जो जिससे ओम प्रकाश राजभर भी भाग गए, ये लोग अब सूंघ लिए हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, बने या ना दूसर बात बा, लेकिन जिस तरह से उसके मीटिंग में हुजूम भीड़ जुट रही है और वहां इधर जगह बीजेपी में आपस में भी तालमेल ठीक नहीं है। विश्लेषण हम लोग जरा बढ़िया से उसका करें, केवल केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कैला से ही रुक जी हन, गाड़ी छूट चुकी है स्वामी प्रसाद मौर्य की। अब खाली अनाउंसमेंट करना है कि हम अखिलेश जी के साथ अभी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के बाद मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिल बैठ करके आज और कल मैंने, और इसके बाद हम पॉलिटिकल अपना लाइन लेंगे। आखिर भाजपा में ये कब आए थे? ये भाजपा में कब आए थे? 2016 में आए थे। ये तो मायावती जी के साथ थे। अब मायावती पर आरोप लगा दिए कि पैसा लेकर के टिकट देती हैं, उसके बाद ये भाग गए। भागने के पीछे आरोप तो कुछ ना कुछ लगाइएगा ना। वो देख लिए कि मायावती के साथ रहने से कोई पॉलिटिकल फायदा हमको हो नहीं रहा है, तो वो चले गए। और 12 से लेकर के जबकि 16 तक ये जब भागे थे तो उस समय ही वाज लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता थे वहां पे। और कोयरी समाज में देखो, कोयरी समाज में मैं देख रहा था, वहां पढ़ रहा था उनका कि उसमें कई जातियां जो हैं, जैसे सैनी हैं, शाक्य हैं, कुशवाहा हैं, कोली हैं, मौर्या हैं, ये जो छोटी छोटी जातियां ये अपने को मानते हैं ना कि भाई हम राम जी के वंशज हैं लोग, लव और कुश, कुशवाहा है कुश मैंने लव और कुश। तो 2017 में बीजेपी जो सत्ता में आई थी, तो सत्ता में आने में इनका लाने में बहुत योगदान था ना ओबीसी का। अब वही ओबीएस ही दरक रहा है जी, सोशल इंजीनियरिंग माना जा रहा था बीजेपी का, पूरा सोशल इंजीनियर। अब ये 80 या 20 कर रहे हैं, माने 80 हिंदू और 20 मुसलमान, अब वो खेल रहे हैं। कह रहा है ना कि 80-20 की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ का कहना है 80 और 20 की लड़ाई है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मचा हुआ है, विधायक जो हैं कई विधायक, अब केशव स्वामी प्रसाद मौर्य की ही हम बात करें सर, तो सेवा एवं श्रम समेत जो है 4 मंत्रालय का भार वो संभाल रहे थे। उनके साथ जो है 7 विधायक ने छोड़ा है, इससे पहले भी 4 विधायक पहले छोड़ चुके हैं। तो जिस तरह से भगदड़ मचा, तो आपको नहीं लगता है कि 80-20 से अब 50-50 पे आ गया है? 50-50 का आप देखिए क्या होता है। 50-50 80-20 क्यों कह रहे हैं? 80-20 80 भाई वहां मुसलमानों की संख्या वो देख करके कह रहे हैं, इसीलिए देख नहीं रहे। वो मुद्दा भी कहां बना रहे हैं? जहां जहां जिन जिन शहरों का नाम मुसलमान से जुड़ा हुआ, शहर के नाम हिंदू के राजा मैंने क्या क्या सब कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं जी। अभी तो कल ही जो है इनका जिन मौर्य का नाम लिख, केशव प्रसाद मौर्य का बीबीसी एक इंटरव्यू ले रहा था, बीबीसी का इंटरव्यू चल रहा था, उसने धर्म संसद में जो गांधी जी को क्या क्या सब बोले हैं ना लोग जी, उस पर सवाल पूछ दिया तो समझे कि से तूड़ ताड़ के सब लगाया जाता है ना, क्या सब तार फाड़ भाग चले। अब पकड़ करके गए डिलीट करो, घबरा गए बीबीसी में, तुमको बता रहे हैं। तो ये लोग अंदर से, और वहाँ जो मीटिंग चल रही थी, दिल्ली में जो मीटिंग चल रही थी, ये तो जोगी उगी सब वहीं गए थे मीटिंग में, पता नहीं लौटेंगे बेचारे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वहाँ तो पूछा गया है, शायद हमको कोई बता रहा था
कि वहाँ पूछा कि आप लोग यहाँ चले आए जी, और किसी को ये भनक तक भी नहीं थी कि वन ऑफ योर मिनिस्टर इज एंग्री विथ यू एंड ही इज गोइंग टू रिजाइन। कैसा आपका खुफिया तंत्र है ना भाई? जैसे मैंने है ना, तो आपको कुछ पता नहीं है, इतना बड़ा डेवलपमेंट हो गया। तो दरअसल असल में है क्या ना कि अब जोगी जी जो हैं, देखो जोगी जी क्या हैं, जोगी जी तो नेता थे नहीं वहां। जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो जोगी नेता थे वहां के? नेता नहीं थे, ये तो एमपी थे, ही वाज एमपी, और मठ के मतलब महंत थे। टिकट बंटवारे में भी इनका कोई योगदान नहीं था। 2017 चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री हूं या फिर तुमको अमित शाह हूं, राजनाथ सिंह हूं, या फिर केशव प्रसाद मौर्य से भी सलाह मशवरा दिया गया था। तो इन लोगों मिल करके जो है सारा किया था। अब इसके बाद लेकिन ये हो गए, तो वहां भी अंदर में टकराहट है। मैं सुन रहा था, कहीं भाषण दे रहे थे और कहीं वो ओम प्रकाश राजभर का, कि कहीं से कोई तालेमेल नहीं है। मैं मंत्रिमंडल में रहा हूं और मैं जब डिप्टी सीएम के यहाँ बैठता था तो डिप्टी सीएम गाली देते थे सीएम को, सीएम के यहाँ बैठता था तो गाली देते थे डिप्टी सीएम को, केशव प्रसाद मौर्य को। ये कैसा भाई सरकार है? तो अब ये जो देखो, राजभर भी निकल गए और ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी निकल गए, और तुमको बताए पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में इसका बहुत असर पड़ेगा, ये समझ लीजिए। चलो, और क्या खबर है सर यूपी से? यूपी से खबर ये है अभी कि बसपा सारे सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसने अनाउंसमेंट कर दिया। और मायावती और जो उनके सतीश मिश्रा जो हैं, ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले था कि ये दोनों भी लड़ेंगे चुनाव। इसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से ये खबर है कि कांग्रेस ने तय किया है कि हम लोग महिलाओं में बहुत वैसी महिलाओं को टिकट देंगे जो रेप की विक्टिम रहेंगी, प्रताड़ना की विक्टिम रहेंगी। ये खबर है। तो ये सब खबरें अब तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को, हमारे व्यूवर्स भी हमको लगता है ये चाहते हैं, हो सकता है पता नहीं, कमेंट भी हम देखते तो नहीं हैं, कि चूँकि यूपी की खबरें वो चाहते हैं चुनाव से संबंधित जाना। बिहार में भी कहा है एमएलसी टेमएलसी कोनो खबर है? कोई भी पॉलिटिकल एमएलसी का चुनाव विशुद्ध रूप से ए पॉलिटिकल है, दैट इज नॉट पॉलिटिकल। वो लड़ाई भी पॉलिटिकल है। सब मुखिया अपना सब समझे कि आज एक लड़ाता तो हमारे पास आए थे ना जी, तो उनसे बात हो रही थी ना, वो भी एक जगह के उम्मीदवार है, अभी बताना ठीक नहीं है कि कहाँ के हैं, तो बता रहे थे कि मैं भी लड़ता हूँ तो सबसे समझे चॉकलेट ले लेता है, सब जो भी देता है ले लेता है। 5,000 चॉकलेट भी ले लिया, 10,000 भी लिया, अंत में वो जिसको देना होगा देगा। ये पार्टी से क्या मतलब है? इसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अभी पॉलिटिकल यहाँ पर कुछ नहीं है। हम लोग बात बना रहे हैं खाली कि इनका में वही बा, उनका में अभी पॉलिटिक्स जितना भी बा सब समझे किसे उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स बा, है ना। हाँ, अब जैसे तुमने एक सवाल पूछा था केसी त्यागी जी का, तो केसी त्यागी जी बेचारे हाँफ रहे होंगे कि आखिर उनका बेटा की कौन उनके बीजेपी में मिला है ना जी, कौन तो बेटा उठा पिछले दिनों मिला था ना, तब फिर उसको मिलना चाहिए था, जेडीयू में तो भाग गया। उसको कहा गया कि जा जो नहीं है तारा के टिकट हमने के दिवा दिए, है ना। तो वहाँ लव जब भैया है एक ठो अनुप्रिया पटेल, तो अब हो जा लव के कौन काम बा, कुशो भाग गई वहाँ कुश का काम है। बीजेपी को किसका काम है? कुश के काम बा, और भी छोटी छोटी जो जातियां हैं उसका काम है। जाटो मान लो नहीं रहे तो जाटो को मायावती काटती हैं,
वो तो अखिलेश के साथ जाटव नहीं ना जाएंगे, जाटव बड़ी स्ट्रांग जाता है। ये भी देखो वहाँ से खबर है। इसके बाद एक खबर है कि बीजेपी का जो प्रचार चल रहा है, घर घर चुनाव प्रचार कर रही है बीजेपी, उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। और पप्पू सिंह अरे उनमें को कोरोना हो गई, जो घर घर चल रहा है ना भाई, एक आदमी दो आदमी जाए घर घर, कहे को कोरोना हो गया, उस पर सवाल उठा दिया अपोजिशन ने, खासतौर से कांग्रेस ने कि क्या हो रहा है, चुनाव आयोग को लिखा है। ये भी तो प्रचार है ना, आप तो कहें कि वर्चुअल होगा, डिजिटल होगा, ये क्या हो रहा है। तो उस बीजेपी ने ये तय किया है कि 15 से, चूंकि 15 तक है ना जी, कि बड़का बड़का एलईडी लगाएगी पूरा प्रदेश भर में। ये तो लगेगा ना जी, वर्चुअली है ना हुआ। हाँ, समृद्ध है पार्टी, बड़का बड़का लगेगा 15 तारीख के बाद, और उस पर प्रचार होगा। यही खबर है मुख्य रूप से, और कुछ नहीं है। और इसके बाद यह है कि शरद पवार ने अनाउंसमेंट ये किया है वहाँ पे कि हमारी पार्टी जो है अखिलेश यादव के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। ये उसने अनाउंसमेंट किया है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि मेला हो गई, सारी जो दलित, पिछड़ी, अकलियत, अम्बेडकरवादी, समाजवादी, देशवादी, दटवादी, वादी परवादी सब मिलकर के जुटेंगे और मेला लगेगा और मेला वादी होगा। फिलहाल आज के बातचीत हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय, इसी वक्त और इसी चैनल पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। 1956 में एएन कॉलेज की स्थापना बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर की गई थी। एएन कॉलेज ने अब तक 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में हमें इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल और इस साल लगातार प्रथम स्थान आया। यह अपने आप में एएन कॉलेज की गरिमा और प्रतिष्ठा की कहानी बताता है। इसके लिए हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने अथक प्रयास करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है अपने आप में अभूतपूर्व है। कम समय में एएन कॉलेज ने जो ऊंचाई प्राप्त की है, शायद वह किसी इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में नहीं मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने गरीबों को कम पैसे में शिक्षा देने का जो काम किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है।